अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम। आज के इस निशिस्त के सदर हमारे रहनुमा श्रीमती रेखाताई ठाकुर जी, जो वंचित बहुजन आघाड़ी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। मेहमान खुसूसी की हैसियत से इजलास पे तशरीफ़ फरमा एडवोकेट जावेद अहमद कुरैशी साहब, जो मुस्लिम इत्तेहाद मंच के संस्थापक अध्यक्ष हैं। वंचित बहुजन आघाड़ी के महाराष्ट्र के उपाध्यक्ष सिद्धार्थ मोकड़े जी और औरंगाबाद शहर की क़ानूनी और मज़लूमों की बुलंद आवाज़ एडवोकेट खान सलीम खान साहब तशरीफ़ स्टेज के ऊपर, विचार मंच के ऊपर तशरीफ़ फरमा वंचित बहुजन आघाड़ी के तमाम पदाधिकारी, इस हॉल के अंदर मौजूद तमाम बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, यहाँ पर एक शुरुआत की गई है रब्त कायम करने की, डायलॉग की, संवाद की। और ये शुरुआत का बहाना इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइज़र अहमद जलील साहब की ये कोशिशें थी कि मुसलमानों के सियासी मुस्तकबिल को लेकर वंचित बहुजन आघाड़ी का नज़रिया जो उनको उनके तजुर्बे से हासिल हुआ है, वो चाहते थे कि यही नज़रिया आम फ़हीम लोगों तक, आम फ़हीम ज़ुबान में आम लोगों तक पहुँचे। और उसके लिए अहमद जलील साहब ने मुसलसल कुछ दिनों से अपनी कोशिशें करते हुए आज आप तमाम लोगों को यहाँ पर जमा किया। मैं अहमद जलील साहब को वाकई में मुबारकबाद देता हूँ कि जावेद भाई ने जिस तरह कहा है कि लोग कम नहीं हैं, जितने लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह ये हॉल तकरीबन हॉल भर गया है। और जितने लोग आए हैं, हो जलील भाई ने कहा कि महाराष्ट्र के अंदर सबसे ज़्यादा मुसलमानों का रीजन अगर कोई है, विभाग अगर कोई है, तो मराठवाड़ा है। यानी महाराष्ट्र भर में जितने मुसलमान रहते उतने मुसलमानों को सिर्फ मराठवाड़ा के मुसलमान जो उतने कंपेयर हो सकते, इतनी कसीर तादाद में मराठवाड़ा के अंदर मुसलमान रहते हैं। और महाराष्ट्र के मुसलमानों की राजधानी मराठवाड़ा है और मराठवाड़ा की राजधानी औरंगाबाद है। और औरंगाबाद शहर के मुसलमानों से डायलॉग करने की ये कोशिश में यहाँ मौजूद जितने लोग हैं ये वाकई में कम नहीं है। आप लोग औरंगाबाद शहर के मुसलमानों की राय कायम करने के लिए जितने मुसलमानों की ज़रूरत है, अल्हम्दुलिल्लाह आज की महफिल में उतने मुसलमान बड़ी अच्छी तादाद में हैं। सब दानिश्वर हजरात यहाँ मौजूद हैं, इसलिए मैं समझता हूँ कि आज का ये जलसा कामयाब रहा है। और रेखाताई के इख्तिताम के बाद जो लोगों के जहनों में कुछ सवालात है, इंशाल्लाह हम उन सवालात के जवाब देने की भी कोशिश करेंगे। अभी अभी आपने जावेद अहमद कुरैशी साहब की इनकलाबी तकरीर सुनी। जावेद भाई की तकरीर में इनकलाब भी होता है, जज्बात भी होते हैं, गुस्सा भी होता है और दर्द भी होता है। और एक दर्द भी नज़र आया और एक अपने आपे से बाहर न जाऊं इसकी कोशिश में मुसलसल जावेद भाई कह रहे थे कि मेरे दिल से जब मैं बात करता हूँ और जब गुस्सा आ जाता है तो कुछ लोगों के बारे में मैं एक दायरे के बाहर जाकर भी बात करना मेरी आदत है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे बहुत ही मुअज़्ज़िज़ लोग मौजूद हैं, इसलिए मैं गलत अल्फाज को चुनना नहीं चाहता। तो मुझे लगता है इसीलिए जावेद भाई के बुज़ुर्गों ने अपने को कहा है कि हम अपने दुश्मन को बड़ी शाइस्ती सज़ा देते हैं, हम अपने दुश्मन को बड़ी शाइस्ता सज़ा देते हैं, ज़ुबान से कुछ नहीं करते, नज़रों से गिरा देते हैं, यही काफ़ी है। यहाँ पे खान सलीम खान साहब ने भी अपनी मुख्तसर बातचीत के अंदर एक दर्द बयान किया है कि क्या वजह है कि मुसलमानों को हमेशा अपनी वफ़ादारी की बार बार बात करनी पड़ती है, क्यों हमको हर बार अपने वफ़ादारी का सबूत देना पड़ता है, क्यों अपने भारतीय होने की दलीलें पेश करनी पड़ती है। और जो भी शायर या जो भी सिंगर आते हैं या कोई भी अगर तराना गाते हैं तो उन तरानों के अंदर भी वही अल्फाज क्यों इस्तेमाल होते हैं। हमको कोई ज़रूरत नहीं है किसी को सबूत देने की, हम इस मुल्क के, इस मिट्टी के पहले से भी जो है यहाँ के हम नेटिव रहे हैं और ये मुल्क हमारा है, जितना हमारा है उतना दिगर का है, उतना ही हमारा भी है। ये बात उन्होंने कही कि भाई जब ये मुल्क आज़ाद हुआ उसके पहले क्या था नहीं था सब बाजू, लेकिन आज़ादी के बाद जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया और कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म होने के बाद में यहाँ इस मुल्क में पैदा होने वाले हर बाशिंदे को इस मुल्क का सिटीज़न, शहरी माना गया, नागरिक माना गया है। लेकिन खान साहब अफसोस तो इस बात का है कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से तो हम सब शहरी हैं, यहाँ के नागरिक हैं यहाँ के, लेकिन नफ़रत की और फिसाद की सियासत के
चलते आरएसएस की ये साजिशें कामयाब होती नजर आ रही है। इस मुल्क के मुसलमानों से उनके यहाँ के सिटीजन होने का भी सबूत पूछने की तैयारी की गई है। इसलिए अब हमारी नागरिकता भी उतनी महफूज नहीं रही है, उसको भी हमको उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी मुत्तहिद होने की बड़ी ज़रूरत है। और जावेद भाई के और ख़ान साहब के तकरीरों में जो भी एक बात आई है कि हमको क़यादतें चाहिए, लेकिन जैसे बहुत अच्छे अंदाज में इस प्रोग्राम की निज़ामत कर रहे तैयब भाई, राइट, तैयब भाई है ना, हाँ, तो तैयब भाई ने बहुत अच्छे अल्फाज में यहाँ पे कहा है कि सभी का खून है शामिल यहाँ के मिट्टी में, यहाँ ये किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। मुझे ये लगता है कि सभी का खून शामिल है, लेकिन जंग आज़ादी की सही तारीख अगर सामने आई तो ये पता चलेगा कि सभी का खून है शामिल यहाँ के मिट्टी में, लेकिन पहला खतरा मुसलमानों का था, पहला खतरा हमने बहाया है, पहली कुर्बानियाँ हमने दी है, पहली कुर्बानियाँ यहाँ पर हमारे उलेमा इकराम ने दी है, तब जाकर दिगर कौमों को होश आया था जंग आज़ादी में लड़ने का। इसलिए हमको अपने दावेदारी को भी बड़ी ताकत से रखना पड़ेगा। और ये क्यों हो रहा है कि आज हम इतनी मजबूत कौम रहते हुए भी आज हम लोग इतने माजूर क्यों होते जा रहे हैं? क्यों हमारी नुमाइंदगी ख़त्म हो रही है? क्यों हमारी बात रखने वाले सही अंदाज में कायद सामने नहीं आ रहे हैं? तो इसके पीछे वजह है कि हम अपने ईमान की पुख्तगी के ऊपर भी गौर व फिक्र करें। कि अब जावेद भाई ने बहुत अच्छी मिसाल देके कहा कि वक्त के खलीफा को सवाल पूछने का एक खातून, एक बुढ़िया में जो हिम्मत थी वो उसके पोख्ता ईमान के बदौलत थी, क्योंकि उसका ईमान मजबूत था और इसलिए उसका ईमान मजहब दीन पर था, इस्लाम पर था। इसलिए उसको दीन ने, इस्लाम ने हक दिया था कि चाहे कोई खलीफा हो, बादशाह हो, उसको हक बात कहने के लिए डरने की ज़रूरत नहीं है, बेखौफ होने की ईमान की पहचान उस बुढ़िया के पास थी। इसलिए वो बुढ़िया ने वक्त के खलीफा से भी सवाल पूछा और वक्त के खिलाफ खलीफा थे हज़रत उमर फारूक रहमतुल्लाह अलैह, इसीलिए उन्होंने उस बुढ़िया की तारीफ़ की। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं तुझे मसल दूंगा, मैं तुझे अटक करवा दूंगा, तेरे पे मामले दर्ज करा दूंगा, मैं तुझे निपट लूंगा। ये कमज़ोर लोगों की पहचान है। इसलिए हमको ईमानदाराना तरीक़े से मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के नाम से बने इस हॉल में हम प्रोग्राम कर रहे हैं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के उस खुतबे की दलील देकर हम इस मुल्क में ठहरे हैं, ये कहते हैं। 8 मिनट की क्लिप यूट्यूब के ऊपर मौजूद है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का जामा मस्जिद का खुतबा आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए, 8 मिनट की क्लिप आज भी मौजूद है। उस 8 मिनट की क्लिप को गौर से सुनने के बाद क़यादत को लेकर उन्होंने जो डेफिनेशन रखी है, क़यादत को लेकर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने कहा है कि रहनुमाई क़यादत वो होती है जिनके अंदर कुर्बानी का जज्बा हो। कायद वो होता है जिसके अंदर कुर्बानी का जज्बा हो। किस चीज़ की कुर्बानी का जज्बा होना चाहिए? अपने कौम के और मुल्क के हक़ में काम करने का और अपने ज़ाती मफादात की कुर्बानी देने का। अपने ज़ाती मफादात को जो कुर्बान करना चाहता है, खिदमत खल्क का जज्बा जो रखता है, मैं उसे कायद मानता हूँ। ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की उस 8 मिनट की तकरीर को गौर से सुनोगे तो उसमें से ये डेफिनेशन निकल कर आएगी। खिदमत खल्क का जज्बा लेकर, कुर्बानी का जज्बा लेकर जो सामने आता है, कायद उसे मानते हैं। लेकिन यहाँ पर जहाँ अपने मफादात की कुर्बानी की भी ज़रूरत नहीं थी, एक जायकेदार बिरयानी का बर्तन आली जनाब प्रकाश अंबेडकर साहब, अलहज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के इत्तेहाद से एक जायकेदार बिरयानी का बर्तन सजाया गया। किसी ने गोश्त लाया, किसी ने चावल लाए, किसी ने मसाला लाया, कोई बावर्ची बन गया। सब ने इत्तेहाद से, इत्तेफाक से बिरयानी का बर्तन बनाया, सजाया। और जब बिरयानी पक गई, पहली पेशकश उन्हीं साहब को की
कि भाई इम्तियाज चख कर देखो ये इत्तेहाद की बिरयानी का जायका कैसा है। उन्होंने मुश्काब उठा लिया, पेट भर के खा लिए, डकार ले ली, जायकेदार बिरयानी की तारीफ में कॉलर उछाल के कह दिया जायकेदार बिरयानी खाने का पहला मौका मुझे मिला है, और पीठ पलटाकर मिट्टी उठा के देग में डाल दिए। मेरे बाद कोई खाने वाला नहीं रहना चाहिए। पूरे बर्तन में मिट्टी डाल दिए। अरे हम खतार में थे। जावेद अहमद कुरैशी साहब को अलहद साहब ने स्टेज से वादा किए थे कयामत तक हमारे दोनों का साथ नहीं छूटेगा। उनके लिए कयामत लोकसभा का इलेक्शन जीतते ही आ गई। ये मफाद परस्ती है। हम खतार में थे, लेकिन खतार वालों को भूखा रहना पड़ा, क्योंकि आपने अपने मफाद के चलते कौम के साथ में गद्दारी कर दी। जाली जनाब, आपने दो नेताओं का इत्तेहाद नहीं तोड़ा है, आपने दो समाज का इत्तेहाद तोड़ा है। अरे जो दो समाज में दोस्ती करता है उसको इंसानियत का एक बुलंद दर्जा मेरा दीन अता करता है, और दो समाज को एक करने का जो काम यहाँ हुआ था, एक शख्स की मफाद परस्ती के गद्दारी की वजह से दो समाज के अंदर की इत्तेहाद को एक दरार डालने का काम यहाँ पे हुआ है। इसलिए आज हमको किसी शायर की मुझे वो शायरी याद आ रही है। जावेद भाई, गमो गुस्सा तो आप में भी है, मुझ में भी है, हम सब में है, लेकिन अब एक बात है कि बेज़मीरों से, रियाकारों से, मक्कारों से फायदा कुछ भी नहीं है। गिरती हुई दीवारों से, अरे अपने दुश्मन से कोई डर नहीं लगता है हमें। बेज़मीरों से, रियाकारों से, मक्कारों से फायदा कुछ नहीं है। गिरती हुई दीवारों से, अपने दुश्मन से कोई डर नहीं लगता है हमें। डर तो लगता है फकत कौम के गद्दारों से, डर तो लगता है फकत कौम के गद्दारों से। यहाँ पर बात छिड़ी है। वंचित बहुजन आघाड़ी के असल मौजू पे मुझे आना है, लेकिन जावेद भाई के जज्बात से मैं भी जज्बाती होते हुए मुझे लगा कि उतना खिताब मुझे करना ज़रूरी है। आज जैसे जलीस भाई ने कहा कि महाराष्ट्र के अंदर सबसे बड़ी तादाद मुसलमानों की मराठवाड़ा, और मराठवाड़ों में सबसे बड़ी तादाद औरंगाबाद की है, तो महाराष्ट्र में जावेद भाई ने पूरे कैलकुलेशन देकर आपको बताया कि 288 विधानसभा की सीटें हैं, और सरकार ये मानती है कि 2011 में हम 10.8 यानी 11% थे, तो 2021 तक उम्मीद है कि हम 12-13-14% हो गए होंगे। और 14% मुसलमानों की आबादी महाराष्ट्र में है। 14% आबादी महाराष्ट्र में मुसलमानों की है। उस हिसाब से 288 में से मुसलमानों की सीटें कितनी होनी चाहिए? 40 एमएलए मुसलमानों के पार्लियामेंट में होने चाहिए। लेकिन आज़ाद मुल्क की 75वीं आज़ादी की हम यहाँ पे सालगिरह मना रहे हैं। आपको जान के अफसोस होगा कि इन 70 सालों में, 75 सालों में महाराष्ट्र के असेंबली में 11 से ज़्यादा एमएलए आज तक चुनकर नहीं आए, और 11 एक बार आए थे 2009 में, ना उससे पहले ना उसके बाद। 2009 में पहली बार हाईएस्ट मुस्लिम एमएलए महाराष्ट्र में 11 मिले हैं, 11। उससे पहले 9, 8, 9, 10, 8, 9, 10, अभी भी 10 है। यानी हम 11 का फिगर क्रॉस नहीं कर पाए। 12-14% आबादी होते हुए भी हम अपने पॉपुलेशन के रेशियो में भी अपनी नुमाइंदगी असेंबली में तो छोड़ो, पार्लियामेंट में भी नहीं भेज पाए। पिछले 25 सालों में अंतुले साहब का एक्सेप्शन अगर छोड़े तो पिछले 25 सालों में 1.5 से 2 करोड़ मुसलमानों का, महाराष्ट्र में 1.5 से 2 करोड़ मुसलमानों का एक नुमाइंदा पार्लियामेंट में कभी चुन के नहीं गया पिछले 25 सालों में। कितने अफसोस की बात है। और जिन जिन को भी जमहूरी इख्तियार से, नुमाइंदगी से महरूम रख दिया गया है, वंचित रख दिया गया है, ऐसे सभी बहुजनों को एकजुट करने के लिए, उनका इत्तेहाद करने के लिए अली जनाब प्रकाश अंबेडकर साहब ने वंचित बहुजन आघाड़ी कायम की है। और ये कायम करने के बाद जितने भी वंचित तबके हैं, महरूम तबके हैं, जिनकी नुमाइंदगी ख़त्म कर दी गई है, जिनके मौके ख़त्म कर दिए गए हैं, उन तमाम तबकों को साथ लेने का काम शुरू किया। मुसलमानों को भी साथ लेना था। प्रकाश अंबेडकर साहब ने इससे पहले भी कई बार अपने तकरीर में कहा है कि हम मुसलमानों का पॉलिटिकलाइजेशन करना चाहते हैं, राजनीतिकीकरण करना चाहते हैं।
हम इस कौम को राजनीतिक कौम बनाना चाहते हैं। देखिए, कम से कम आली जनाब प्रकाश अंबेडकर साहब को ये ख्याल तो आया, ये सुध तो ली उन्होंने कि मुसलमानों की राजनीतिकीकरण करनी है, लेकिन इससे पहले 90% मुसलमानों के वोट लेने वालों को तो ये ख्याल नहीं आया कभी ख्याल। हम भी भूल गए थे कि हम भी कभी इलेक्शन लड़ सकते और जीत सकते। औरंगाबाद हो, मराठवाड़ा हो या महाराष्ट्र के मुसलमानों के अंदर का भी ये कॉन्फिडेंस 2014 के पहले ख़त्म हो रहा था कि हम चुनाव लड़के जीत सकते हैं। ये कॉन्फिडेंस ख़त्म हो गया था, जबकि हम लोग ये कहते हैं कि जिनसे ये जहां वाले परेशान रहे हैं वो मरहले हम पर आसान रहे हैं। जिनसे ये जहां वाले परेशान रहे हैं वो मरहले हम पर आसान रहे हैं। ले हमसे भी मशवरा अहले हुकूमत कि हम भी इस मुल्क के सुल्तान रहे हैं, लेकिन इस मुल्क के सुल्तान रहने वाली कौम ने इलेक्शन में लड़ने और जीतने का कॉन्फिडेंस गंवा दिया था। उनका पॉलिटिकल सेंस खत्म हो चुका था और अली जनाब प्रकाश अंबेडकर साहब को लगा कि मुसलमानों का पॉलिटिकलाइजेशन होना चाहिए, इसलिए उन्होंने मुसलमानों की तंजीमों को, पार्टियों को साथ लेकर 2019 के लोकसभा में वंचित बहुजन आघाड़ी के बी फॉर्म से खुद 4 मुस्लिम कैंडिडेट को इस महाराष्ट्र के लोकसभा के 48 में से 4 सीटों के ऊपर उन्होंने लोकसभा का इलेक्शन लड़वाया। वंचित बहुजन आघाड़ी के 48 एमपी के कुल सीटों में से 4 सीटें उन्होंने मुस्लिम कैंडिडेट को दी थी और 5वीं सीट जब औरंगाबाद से बीजी कोर से पाटिल साहब की उम्मीदवारी रद्द हो गई किसी वजह से और खाली जगह थी, तब अली जनाब प्रकाश अंबेडकर साहब पहले शख्स थे जिन्होंने एमएलए इम्तियाज़ भाई को कहा कि इम्तियाज़ तैयारी करो, आपको पार्लियामेंट का चुनाव लड़ना है। और इम्तियाज़ ने उनसे कहा कि साहब आप मेरे कायद के बड़े भाई हो, आपका हुक्म सर आंखों पर, लेकिन मेरे कायद ने 17 जनवरी 2019 को नांदेड़ के पब्लिक मीटिंग में, जलसे में ऐलान कर दिया है कि एमआईएम लोकसभा 2019 में एक भी सीट नहीं लड़ेगी। 17 जनवरी 2019 को बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने नांदेड़ के इजलास से पब्लिक मीटिंग में कह दिया था कि लोकसभा 2019 में वंचित के साथ हम आघाड़ी तो कर रहे हैं, लेकिन लोकसभा में एमआईएम का एक भी कैंडिडेट नहीं होगा। अब जब 17 जनवरी को वो डिक्लेयर कर दिए और मार्च महीने में कैंडिडेट फाइनल हो रहे थे और प्रकाश अंबेडकर साहब कह रहे हैं इम्तियाज़ को कि तुमको औरंगाबाद की पार्लियामेंट लड़नी है, तो असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा कि नहीं लड़ेंगे क्योंकि मैं ज़ुबान दे चुका हूं कि हम एक भी सीट नहीं लड़ेंगे। तो अली जनाब प्रकाश अंबेडकर साहब ने अपने छोटे भाई को इसरार किया और कहा कि अवैसी साहब मेरे इसरार पे आपको इम्तियाज़ को औरंगाबाद से खड़ा करना पड़ेगा। और फिर 15 दिन का वक्त मांगकर अवैसी साहब ने डिक्लेयर किया कि हम एक सीट लड़ेंगे। यानी आपकी सीट भी अली जनाब प्रकाश अंबेडकर साहब के इसरार से मिली हुई है। जिस तरह के महाराष्ट्र के 48 लोकसभा की सीटों में से 8 से 9 लोकसभा के प्रचार में बैरिस्टर अवैसी साहब ने तकरीरें की थी। खुद सोलापुर, अकोला, औरंगाबाद के अलावा और 4-5 लोकसभा के जलसों में बैरिस्टर ओवैसी साहब ने खिताब किया था। नांदेड़ में भी एक नहीं 2 लोकसभा में 2 तकरीरें की थी, एक जनवरी 2019 में, 17 जनवरी 2019 में, और दूसरी की थी 16 अप्रैल 2019 को। नांदेड़ के इजलास से भी 2 तकरीरें ओवैसी साहब ने वंचित के कैंडिडेट के लिए की थी। लेकिन औरंगाबाद के मुसलमानों को मुत्तहिद करने में जिस तरीके से यह अलायंस कामयाब हुआ, औरंगाबाद की तरह किसी भी शहर में मुसलमानों को हम वंचित और मुसलमानों का इत्तेहाद नहीं कर पाए और एक ही जगह मुसलमान मुत्तहिद हो गए औरंगाबाद में, और यहाँ वंचित का सपोर्ट लेकर वंचित और मुसलमानों के इत्तेहाद से यहाँ से कामयाबी हासिल हुई है। और 25 साल में पहली बार महाराष्ट्र के 1.5 से 2 करोड़ मुसलमानों का नुमाइंदा पार्लियामेंट में पहुंचा था। अपनी नुमाइंदगी पार्लियामेंट में होनी चाहिए, असेंबली में होनी चाहिए। ये किसी भी पार्टी का पहला एजेंडा होना चाहिए कि वो मुसलमानों की नुमाइंदगी को बढ़ाने की फिक्र करे। लोकसभा का सिलसिला विधानसभा में ख़त्म नहीं हुआ। लोकसभा के बाद असेंबली
जब आई असेंबली के इलेक्शन के वक्त भी 26 लोगों को बी फॉर्म देकर प्रकाश अंबेडकर साहब ने 26 मुसलमानों को बी फॉर्म दिया। और जितने ऐसे कैंडिडेट थे जो प्रकाश अंबेडकर साहब को लगा कि ये काबिल हैं और ये असेंबली में जाने चाहिए, ऐसे 4 कैंडिडेट को सपोर्ट देकर स्पॉन्सर्ड करके प्रकाश अंबेडकर साहब ने 30 मुस्लिम नुमाइंदे विधानसभा में खड़ा किए। आपका छोटा भाई उनमें से एक है। नांदेड़ दक्षिण से मैंने खुद भी वंचित बहुजन आघाड़ी के बी फॉर्म से इलेक्शन लड़ा हुआ है। तो ऐसे 30 मुस्लिम कैंडिडेट को प्रकाश अंबेडकर साहब ने असेंबली में दिया। मेरा एक छोटा सा सवाल है आपसे कि कांग्रेस और एनसीपी ने हमारे 90% वोट लेने का काम हर इलेक्शन में किया है, लेकिन कांग्रेस और एनसीपी दोनों ने मिलकर किसी विधानसभा के अंदर 25 बी फॉर्म वाले कैंडिडेट मुस्लिम कैंडिडेट दिए क्या? इसकी तफ्तीश कीजिए। अगर कांग्रेस एनसीपी दोनों ने मिलकर भी कभी 25 मुसलमानों को विधानसभा का कैंडिडेट नहीं बनाया, लेकिन प्रकाश अंबेडकर साहब अकेली वंचित बहुजन आघाड़ी ऐसी पार्टी है जिसने 288 सीटों पे इलेक्शन लड़ते हुए 30 मुसलमानों को विधानसभा के रिंगन में उतारने का काम पहली बार वंचित बहुजन आघाड़ी ने किया है। ये वंचित बहुजन आघाड़ी का मुसलमानों को लेकर एजेंडा है। 2019 में इलेक्शन खत्म हो गए, एनआरसी सीए की लड़ाई चालू हो गई। और एनआरसी सीए की जब लड़ाई चालू हो गई उस वक्त में हमने देखा कि मुसलमानों के साथ साथ इस मुल्क के पिछड़े तबकों को सिटीजनशिप से महरूम करने का काम एक साजिश, आरएसएस की साजिश के तहत बीजेपी की मोदी सरकार कर रही थी। एनआरसी का कानून एक बिल के तौर पर दिसंबर में आया था। खान सलीम खान साहब, आप कानून के जानकार हो, और जब पार्लियामेंट के अंदर नवंबर महीने में बिल आया, दिसंबर महीने में पार्लियामेंट के अंदर, लोकसभा के अंदर मंजूर हुआ, तब उसको CAB बोलते थे, सिटीजन अमेंडमेंट बिल। और जब पार्लियामेंट के लोकसभा में ये बिल पास हो गया, क्योंकि पार्लियामेंट में लोकसभा में एनडीए की मेजॉरिटी है, बीजेपी की और उनके दलों की मेजॉरिटी है, वहां पास होने से कोई नहीं रोक सकता था। लेकिन जब ये बिल यहाँ से पास होकर राज्यसभा में गया, तो राज्यसभा में मैं आपको बताऊं, आज की तारीख 26 दिसंबर 2021 को भी राज्यसभा में नरेंद्र मोदी, अमित शाह के बीजेपी की मेजॉरिटी नहीं है। आज की तारीख में भी राज्यसभा में एनडीए की मेजॉरिटी नहीं है, मोदी शाह भाजपा की मेजॉरिटी नहीं है। और जब तक पार्लियामेंट में कोई बिल पास होकर राज्यसभा में पास नहीं होता, तब तक वो एक्ट नहीं बनता, कानून नहीं बनता, तब तक वो कानून नहीं बनता। पहला सवाल तो ये है कि जब राज्यसभा में मेजॉरिटी नहीं है बीजेपी की और वहाँ सेक्युलर पार्टियों की मेजॉरिटी है, कांग्रेस उसमें शामिल है, एनसीपी उसमें शामिल है, ममता दीदी उसमें शामिल है, मुलायम सिंह उसके अंदर शामिल है, इस तरह लालू यादव की पार्टियां शामिल है, और उसी तरह पे हमारे साउथ की पार्टियां शामिल है। ये सेक्युलर पार्टियां जो बीजेपी के खिलाफ लड़ के आती है, बीजेपी को गाली देकर चुन के आती है, वो राज्यसभा में मेजॉरिटी रहते हुए भी सिटीजन अमेंडमेंट बिल राज्यसभा में पास कैसे हुआ? वहां पर ये कांग्रेस और एनसीपी के राज्यसभा के एमपी गैर हाजिर रहे, गायब रहे, संख्या कम हो गई, इसलिए वहां पर मेजॉरिटी बीजेपी की हो गई और राज्यसभा में बिल पास हुआ। यानी ये बिल पास करने में बी टीम का रोल अगर किसी ने अदा किया तो यही नाम नेहात कांग्रेस एनसीपी की सेक्युलर पार्टियों ने किया। एक तरफ वहां पे उन्होंने CAB को पास किया, CA का कानून बनाया, और दूसरी तरफ जब मुसलमानों ने एहतजाज शुरू किए, हमारी माँ बहनों ने शाहीन बाग सजाकर दिल्ली में एहतजाज शुरू किया, और वही एहतजाज यहाँ पे हर शहर में, हर गली में शाहीन बाग सजने लग गए। उन स्टेज पे कांग्रेस एनसीपी के लीडर आए और वहाँ के तकरीरें किए, लेकिन कांग्रेस ने एक भी एहतजाज NRC CA के खिलाफ अपने पार्टी की तरफ से नहीं किया है।
ना महाराष्ट्र में किया, ना ऑल इंडिया कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने एक भी रिजोल्यूशन ठहराव सीए एनआरसी के खिलाफ में पास नहीं किया। मुल्क में एक भी एनआरसी सीए के खिलाफ कांग्रेस और एनसीपी का खुद का पार्टी का एक भी एहतजाज नहीं हुआ, धरना नहीं हुआ, आंदोलन नहीं हुआ। तुम्हारे आंदोलनों में आकर शिरकत करके तकरीरें की। 26 दिसंबर 2019 को अली जनाब प्रकाश अंबेडकर साहब ने आज से ठीक 2 साल पहले बॉम्बे के दादर टीटी सर्कल पर एनआरसी सीए के खिलाफ में एहतजाज करते हुए दादर टीटी सर्कल को हजारों की तादाद में लोग जमा करके बंद कराया। माफ कीजिए, उसमें एक भी मुसलमान नहीं था। प्रकाश अंबेडकर साहब ने एनआरसी के खिलाफ आज की तारीख 26 दिसंबर 2019 में एहतजाज करके जो हजारों लोगों को लाकर बंबई बंद कराई, दादर टीटी सर्कल बंद कराया, उनमें एक भी मुसलमान नहीं था। वो सारे के सारे एससी एसटी और माइक्रो ओबीसी के पिछड़े हिंदू तबके थे। और उस स्टेज से पहली बार प्रकाश अंबेडकर साहब ने आंकड़ों की दलील देकर कहा था कि एनआरसी और सीए का कानून अकेले मुसलमानों के नहीं, 40% हिंदुओं के भी खिलाफ है, इसलिए लड़ाई हिंदुओं की भी है। ये कहने वाले पहले कायद अली जनाब प्रकाश अंबेडकर साहब थे, जिन्होंने आज से 2 साल पहले एनआरसी के लिए हिंदुओं को लेकर एहतजाज किया, बीजेपी की साजिश को तोड़ने का काम किया। उसके बाद वो रुके नहीं। 28 दिसंबर को मुझे लगता है 2 दिन बाद पहला धरना आपके औरंगाबाद में हुआ था। 28 दिसंबर 2019 को सीए के खिलाफ पहला बड़ा एहतजाज आपके औरंगाबाद में हुआ था। उस स्टेज के ऊपर यही बी टीम वाले कांग्रेस और एनसीपी के भी कायद आए थे। जितेंद्र अवार्ड भी वो स्टेज के ऊपर थे। उसी स्टेज के ऊपर अली जनाब प्रकाश अंबेडकर साहब ने इस औरंगाबाद की आवाम को कहा था, जो आपके लिए यहाँ तकरीर करने आए उनको पूछो तुम्हारी पार्टी ने एनआरसी के खिलाफ में सादा धरना किया क्या? नहीं किया तो जाओ पहले अपने पार्टी का धरना कराओ, फिर इस मंच पे आओ। 2 दिन पहले मेरे पार्टी ने बंबई में एहतजाज किया और आज मैं आपके सामने आया हूं। ये बात उस तारीख को, उस दिन 28 दिसंबर को अली जनाब प्रकाश अंबेडकर साहब ने शहर औरंगाबाद के आपके मंच से की थी। अगर थोड़ी याददाश्त कम है, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है, तो यूट्यूब आपकी मदद के लिए है। प्रकाश अंबेडकर एनआरसी औरंगाबाद सर्च करो, आपको प्रकाश अंबेडकर साहब की तकरीर 1 सेकंड के अंदर यूट्यूब आपके सामने ला कर दे देगा। इसके बाद भी वो रुके नहीं। इसके बाद कई पार्टियां ऐलान कर रही थी, औरंगाबाद बंद, नांदेड़ बंद, महाराष्ट्र बंद, भारत बंद, सब चालू, कुछ बंद नहीं। लेकिन 24 जनवरी 2020 को अली जनाब प्रकाश अंबेडकर साहब और वंचित बहुजन आघाड़ी पहली पार्टी थी जिसने 24 जनवरी को महाराष्ट्र बंद कहा, किया और करके दिखाया, पूरा बंद करके कामयाब करके दिखाया था। और बेशक मुसलमानों का उसको सपोर्ट भी मिला, लेकिन दिगर मजहब की भी दुकानें बंद रही, क्योंकि वो बंद किसका था? प्रकाश अंबेडकर साहब के सैनिकों का था। अगर वो उनका बंद कामयाब नहीं करते तो क्या नतीजा होता है ये जानते हैं। इसलिए बंद कराने का भी खौफ और डर होना चाहिए, ज़रूरी है, और वो हमारे पास है, अपने पास है। इसके बावजूद 24 जनवरी को बंद करा के भी नहीं रुके। फरवरी महीने में जाकर दिल्ली के शाहीन बाग के ऊपर अपील करके कहा कि हमने महाराष्ट्र में एहतजाज किया, दादर टीटी सर्कल बंद कराया, महाराष्ट्र बंद कराया, और 5 मार्च को दिल्ली के जंतर मंतर पर हिंदू समाज को लेकर हम एनआरसी सीए के खिलाफ एहतजाज करेंगे। ये शाहीन बाग में से प्रकाश अंबेडकर साहब ने अपील करके ऐलान किया। और 5 मार्च 2020 को जंतर मंतर पर एनआरसी का धरना लगाने के लिए 10 दिन पहले प्रकाश अंबेडकर साहब दिल्ली जाकर रुके और दिल्ली में रहकर एहतजाज को कामयाब बनाने की कोशिशें कर रहे थे। हिंदू तबकों की मीटिंगें कर रहे थे, पिछड़े तबकों की मीटिंगें कर रहे थे। उसी दौरान दिल्ली में दंगे चालू हो गए। फरवरी के आखिर में 2020 के दिल्ली में फिसाद चालू हो गए, दंगे चालू हो गए। मुस्लिम बस्तियों को जलाया जा रहा था, मस्जिदों को जलाया जा रहा था, मुसलमानों को मारा जा रहा था, काटा जा रहा था। जिस रात ये खौफजदा मंजर था, जिस रात मुसलमानों पे हमले हो रहे थे, उसी रात
डीसी मंडल के नेशनल दस्तक नाम के चैनल ने प्रकाश अंबेडकर साहब की लाइव इंटरव्यू लिया और इंटरव्यू में प्रकाश अंबेडकर साहब ने नेशनल दस्तक चैनल के जरिए दिल्ली के तमाम पिछड़े तबकों को, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी को अपील की, कहा कि आज दिल्ली के अंदर मुसलमानों को मारा जा रहा है, उनका कत्लेआम किया जा रहा है। मैं तमाम एससी एसटी ओबीसी को अपील करता हूं, अपने घर के बाहर निकलो, मुसलमानों की हिफाजत करो। आज मुसलमान बचेगा तो कल तुम्हारे लिए लड़ेगा, वो आज नहीं रहेगा तो तुम भी नहीं बचोगे। ये लड़ाई तुम्हारे भी खिलाफ है, ये अकेले मुसलमानों के विरोधी नहीं है, ये तुम्हारे भी विरोधी है। ये बात लाइव इंटरव्यू में प्रकाश अंबेडकर साहब ने दिल्ली फिसाद चल रहे तो उस रात में की। अगर शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है तो यूट्यूब पे ये भी सर्च कर लो, प्रकाश अंबेडकर नेशनल दस्तक दिल्ली राइट, आपको वो भी लिंक मिलेगी। नहीं मिले तो मेरे मोबाइल में मैं आपको देने तैयार हूं। और हम कहते हैं कि मुसलमानों के हक में कोई बोलता नहीं है। फिसाद के वक्त तो कोई मुसलमानों की बात नहीं करता है। सेक्युलर कहने वाली पार्टियां वोट लेती है, कभी खड़े नहीं रहती है। लेकिन दिल्ली फिसाद के वक्त दिल्ली में रहते हुए प्रकाश अंबेडकर साहब ने यह अपील की थी, ये जिगर दिखाया। लेकिन हुआ ये कि कोविड के नाम पर एनआरसी के आंदोलन खत्म कर दिए गए। 5 मार्च को प्रकाश अंबेडकर साहब का जंतर मंतर का धरना हुआ और उसके बाद में हमने देखा कि 14-15 मार्च से कोविड, कोरोना के नाम से खबरें इर्द गिर्द घूम रही थी। कोविड के आड़ में एहतजाज बंद हो गए, कोरोना आया। लेकिन इस कोरोना का भी खापर किसके सर पे फोड़ा गया? अरे वो उन्होंने बुलाया ट्रंप को, और वो ट्रंप जब आएगा तो पूरे मुल्क के लोग उसके लिए यहां आएंगे, पूरे मुल्क के डेलीगेट्स आएंगे। वो हजारों की तादाद में आए हैं यहां पर, कोरोना लेकर आए। और ट्रंप के विजिट के बाद महाराष्ट्र में और देश में, दिल्ली में, पूरे देश में कोविड फैल रहा था। लेकिन उस वक्त अगर कोविड का भी खापर किसी के माथे फोड़ा गया तो वहां पर भी मुसलमान था। मरकज के नाम पर, तबलीग के नाम पर वो खापर फोड़ दिया गया। और जितने देश विदेश से तबलीगी साथी आए हुए थे उन लोगों की गिरफ्तारियां शुरू हुई थी। जावेद भाई याद कीजिए कि जब मरकज के नाम से मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाई जा रही थी, सब्जी बेचने वाले, फल बेचने वाले गाड़े वालों पे हमले हो रहे थे, मुसलमानों के जमातों को और मस्जिदों को चेक करके बाहर से आए हुए हमारे साथियों को गिरफ्तार किया जा रहा था, तब सेक्युलर कहने वाले पार्टी का कोई लीडर सामने नहीं आया। हमारे 80-90% वोट लेने वाले कांग्रेस एनसीपी ने कहा कि मौलाना साद साहब ने गलती की है। जब कोरोना चल रहा था तो उन्होंने उनके मरकज में का प्रोग्राम मुलतवी कर देना चाहिए था। अरे कांग्रेस के दिगर मुस्लिम के लीडरों का तो जाने दो, हुसैन दलवाई जो राज्यसभा के मेंबर हैं, कांग्रेस के नुमाइंदा हैं, उनका इंटरव्यू यूट्यूब पे जाके सर्च कीजिए कि हुसैन दलवाई ऑन कोविड मौलाना साद, उन्होंने कहा था मौलाना साद साहेबांनी माफी मागितली पाहिजे, त्यांनी देशभरामध्ये कोरोना पसरविण्यामध्ये मोठी भूमिका घेतलेली आहे, साद साहेबांनी माफी मागितली पाहिजे, मरकजची चूक झाली। ये स्टेटमेंट हुसैन दलवाई साहब का आप जाकर देखो यूट्यूब पे। जब कांग्रेस और एनसीपी के नाम नेहाद सेक्युलर कायद हमारे मरकज पे और मौलाना साद पे अटैक कर रहे थे, उसी तारीख को प्रकाश अंबेडकर साहब एक वीडियो अपील जारी करके कहते हैं कि इस मुल्क के अंदर कोरोना और कोविड आया है तो महज मोदी और शाह की हुकूमत की गलतियों की वजह से आया है। फॉरेन से आने वाले लोगों का रिकॉर्ड गवर्नमेंट के पास एयरपोर्ट पे आ जाता है, वो सो रहे थे इसलिए फॉरेन के कई टूरिस्ट आए और उस वजह से कोरोना फैला। मुस्लिम राष्ट्रातून आलेल्या लोकांना अटक करू नका, उनको छोड़ दो, वरना जितनी मुस्लिम नेशन है उनके साथ के हमारे ताल्लुकात खराब हो जाएंगे। इंटरनेशनल लेवल पर भारत की इमेज डैमेज हो जाएगी, हमारी शान खराब होगी। अगर मरकज की आड़ में तुम मुसलमानों को गिरफ्तार करोगे तो हमारी भारत की प्रतिमा मलिन हो जाएगी। उनको छोड़ो और पूरी इज्जत दायरे में मामला दर्ज करो। पुलिस कहती है साइबर का मामला है, हम साइबर सेल को भेज दिए, बाद में आओ। फिर बच्चे दूसरे दिन जाते हैं, बोलते साइबर की रिपोर्ट नहीं आई। फिर तीसरे दिन जाते हैं, बोलते साइबर सेल वालों का कुछ नहीं आया। ऐसे हफ्तों घुमाने के बाद एक कंप्लेंट ले लेते हैं, 295A IPC की धारा लगाते हैं। खान सलीम खान बेहतर बताएंगे कि 295A के अंदर अगर किसी के ऊपर हुजूर की शान में गुस्ताखी करे वाले गुस्ताख के ऊपर मामला दर्ज भी हो जाएगा,
भीड़ जमा होने से उसको अरेस्ट भी कर लिया जाएगा। भीड़ घर पे जाने से पहले पुलिस अपने गाड़ी में उसको घर पे छोड़ती है, क्योंकि 295A ये बेलेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल नहीं है। इसलिए पुलिस स्टेशन में एक दस्तखत लेके उसको घर को, गुस्ताख को घर पे लिया के छोड़ते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं। और जब ये मामले सामने आए तो प्रकाश अंबेडकर साहब ने कहा कि भाई मॉब लिंचिंग तो महाराष्ट्र में नहीं है, लेकिन ये जो सोशल मीडिया के जरिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी के वाक़े बढ़ रहे हैं, अलग अलग शहरों में पुलिस स्टेशन पे धरने हो रहे हैं, इसके ऊपर कोई तो सोल्यूशन हो। इसलिए प्रकाश अंबेडकर साहब ने खुद इस मुल्क को संविधान दिए विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के खून का ही नहीं तो विचारों का भी विरासत को आगे बढ़ाने वाले प्रकाश अंबेडकर साहब ही सामने आए, जिन्होंने हमारे नबी के शान में गुस्ताखी करने वाले को ऐसी सजा का कानून का ड्राफ्ट बनाया कि कोई गुस्ताख पकड़ा गया तो महीनों तक उसकी जेल नहीं होगी, महीनों तक जेल नहीं होगी, 7 साल की सजा का प्रावधान रहेगा। तो खान सलीम खान साहब बेहतर बताएंगे कि जब बड़ी लंबी सजा का मामला होता है तो उनको जल्दी बेल नहीं मिलती और महीनों तक सड़ना चाहिए, ताकि किसी दूसरे को उसे इबरत हासिल हो कि भाई ये काम नहीं करना चाहिए। और ऐसा कानून ही नहीं है मुल्क में, और वह कानून की मांग करने का काम प्रकाश अंबेडकर साहब ने किया। और उसके लिए जिला लेवल के ऊपर हमारे एहतजाज, स्टेट लेवल पे हमारे एहतजाज हुए भी है, हो भी रहे और इंशाल्लाह आगे भी होंगे। आखिर में जावेद भाई से मैं पूछ रहा था कि जावेद भाई, ये कांग्रेस एनसीपी अपने को आमदार वामदार तो बनातीच नहीं, खासदार तो बनातीच नहीं, मंत्री फंत्री तो सोचना नहीं, सीएम पीएम तो अपने काम काज नहीं है, लेकिन कम से कम अपने पार्टी के पदा तो भी देती क्या? खुद की पार्टी का पद तो भी देती है क्या? अरे उनके पास में जैसे तिहाड़ जेल के अंदर अंडा सेल रहता, मालूम है कि नहीं आपको? अंडा सेल वो उसको रखे थे 26/11 के आरोपी, अंडा सेल है ना, हाँ, तो अंडा सेल जैसा रहता है ना, वैसा कांग्रेस राष्ट्रवादी में माइनॉरिटी सेल रहता। वो अंडा सेल में खूंखार मुजरिमों को डालते और ये कांग्रेस और एनसीपी वाले दमदार लीडरों को माइनॉरिटी सेल में बंद कर देते, बोलते इधर ही रहो, पूरे मुसलमानों की कमेटी, जिससे कभी भी पेरेंट कमेटी बात भी नहीं करती। अरे उन्होंने एक बाजारू शायर को ऑल इंडिया माइनॉरिटी सेल का अध्यक्ष बना दिया, क्या नाम है जी उसका? इमरान, इमू, प्यारा है बहुत अपने बच्चों का, इम्मू बोलते हैं उसको। इम्मू को ऑल इंडिया माइनॉरिटी सेल का अध्यक्ष बना दिए, मगर जावेद भाई ऑल इंडिया कांग्रेस वर्किंग कमेटी का मेंबर नहीं है। असली फैसले ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के मीटिंग में होते, जहाँ इम्मू रहता ना तम्मू रहता, मुसलमान अपने बम्मू में रहता। ये उनका माइनॉरिटी सेल है और वो तुमको अलग कर देते, यानी हर पार्टी में मुसलमानों की पार्टी बना के सेल बनाते, लेकिन पेरेंट बॉडी के अंदर, फादर बॉडी के अंदर कभी मुसलमान को ओहदा नहीं देंगे। आपकी औरंगाबाद की तारीख टटोल लो, जावेद भाई जानकार है, मैंने पूछा उनको, औरंगाबाद कांग्रेस ने आज तक जिलाध्यक्ष पोस्ट पे कोई मुसलमान दिए क्या? अरे यहाँ पर तो काजी सलीम साहब से लेकर रफीक जकीरिया साहब से लेकर AR अंतुले भी चुनाव लड़े हैं और मोती वाला होके गए, हीरे वाले होके गए, मगर जिलाध्यक्ष नहीं बनाए किसी को भी आज तक। क्यों? हम में काबिलियत नहीं है क्या? हम जिलाध्यक्ष नहीं बन सकते क्या? हम महानगर अध्यक्ष नहीं बन सकते क्या? आज एक सहाफी ने पूछा रेखा ताई को कि भाई एक महिला होते हुए आपको फादर बॉडी का प्रदेश अध्यक्ष बना दिए, तो ऐसे जो वंचित ने कभी मुस्लिम महिलाओं को कोई पोस्ट दिए क्या? तो ताई ने बताया अकोला जिला परिषद का अध्यक्ष पद, क्योंकि 4 बार टर्म हो चुके, कंटिन्यू वंचित की सत्ता अकोला जिला परिषद में है, तो अकोला जिला परिषद के ZP अध्यक्ष मिनी मंत्रालय लाल बत्ती की गाड़ी के ऊपर वहां पर साबिया अंजुम सौदागर को प्रकाश अंबेडकर साहब ने ZP अध्यक्ष बनाए थे अकोला के अंदर। आज बुल्डाना नगर पालिका की नगर अध्यक्षा के तौर पर डॉक्टर नजमुन्निसा बेगम नाम की हमारी एक मनियार बिरादरी की, कासार बिरादरी की, गरीब घर की चूड़ियाँ बेचने वाली हमारी एक बहन को वहाँ पर उन्होंने एक नगर अध्यक्ष का पद दिए। अब वाशिम में मंगरूल पीर है, जानते होंगे कुछ लोग, बुजुर्गाने दिन को जो मानते हैं, मंगरूल पीर की भी नगर अध्यक्षा के तौर पे वंचित बहुजन अघाड़ी के वहाँ सत्ता है, तो वहाँ पर डॉक्टर गजाला खान एक मुस्लिम बहन नगर अध्यक्षा है, वंचित की सत्ता है वहाँ पर। और इतना ही नहीं,
अब मैं आपको खाली नाम गिना देता हूं, वो भी मुख्तसर, जो मुझे बैठे बैठे याद आए कि मुंबई प्रदेश कमेटी के अध्यक्ष अबुल हसन खान एक मुसलमान हैं, वेस्टर्न महाराष्ट्र कमेटी के अध्यक्ष शाकिर तांबोली एक मुसलमान हैं, पुणे महानगर जिलाध्यक्ष मुनव्वर कुरैशी एक मुसलमान है, सोलापुर महानगर जिलाध्यक्ष एडवोकेट हजरत खान बड़े खान एक मुसलमान है, औरंगाबाद शहर अध्यक्ष डॉक्टर जमील देशमुख एक मुसलमान है, अकोला महानगर जिलाध्यक्ष कलीम खान एक मुसलमान है, अमरावती महानगर जिलाध्यक्ष रहमत खान एक मुसलमान है, नांदेड़ के जिला सदर हाजी सईद खान को दिया और अभी नांदेड़ शहर अध्यक्ष अयूब खान है, परभनी जिलाध्यक्ष आलमगीर खान है, लातूर महानगर जिलाध्यक्ष एडवोकेट सरफराज खान है, हिंगोली के जिलाध्यक्ष के तौर पे वसीम देशमुख रहे, फिर और अहमदनगर के जनरल सेक्रेटरी के तौर पे फिरोज खान है, और मराठवाड़ा कमेटी के उपाध्यक्ष पे डॉक्टर अब्बास ओवैसी MBBS MD है। यानी मुसलमान जहां पर भी कोई काबिल मुसलमान नजर आता है उसको बेहतर से बेहतर ओहदे पे बिठाने का काम भी वंचित बहुजन आघाड़ी करती है। यानी इस तरीके से हमने देखा है कि जहां तक हो सकेगा नुमाइंदगी बढ़नी चाहिए और हमारे तमाम साथियों को उसकी जिम्मेदारी दी जाए ताकि मेन फ्लो के अंदर मुसलमानों को लाया जाए। आपके सवालों का जवाब मुझे देना है, लेकिन जो पार्टियां वाले हम लोगों को ओहदे नहीं देते, हम लोगों पे शक व शुबा करते हैं, खान सलीम खान साहब की माफ़ी चाहते हुए फिर से मैं कहता हूं, अपने असलाफ की पहचान न जाने देंगे। हम मुसलमान हैं, ईमान न जाने देंगे। अरे अपना समझकर कभी आवाज़ तो दे ऐ वतन, जान दे देंगे तेरी शान न जाने देंगे। अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़।